हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अब तो जम के कर रहे होंगे। अब आप इस समय सही है कि आलस तो आएगा, लेकिन इसी आलस को त्याग कर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें होती है ना, वो आसानी से मिलती नहीं है। तो संघर्ष भी एक कहानी है। अगर संघर्ष भी एक कहानी है और सफलता के बाद इसे ही आपको सबको सुनानी है, तो इसीलिए अभी ये जो मेहनत हार्ड वर्किंग दिन है, झेल लीजिए इसे। बस एक एक दिन करके खुद को समझाइए कि हाँ, आज कर ले कल तुझे अच्छा होगा, आज कर ले कल तुझे अच्छा होगा। इसी तरीके से अपने को मोटिवेट रखिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। देखिए, अब इस ईयर का भी बहुत गिने चुने दिन बचे हैं, ये भी खत्म होने वाला है। तो अब आपका जो आएगा न्यू ईयर, तो सभी का न्यू ईयर उनके जीवन में एक नया साल लेके आए, हर चीज़ें उन लोगों के लिए अच्छी हों, यही विशेष है। तो बस आप मेहनत कीजिए, बाकी सफलता तो आपको मिलेगी ही। तो आज का सेशंस क्या है, बहुत हिंदी का है। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि मतलब सबकी ये दिक्कत होती है कि इसमें क्वेश्चन जो एमसीक्यू वाला आता है, हिंदी साहित्य से आता है, जो उसमें पूछा जाएगा कि मतलब आदिकाल के कवि के नाम बताओ, आदिकाल कब से कब था, रीतिकाल के कवि के नाम बताओ। ये सारी चीजें आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। दो कवि के नाम लिखो, दो रचनाओं के नाम लिखो। तो आज उस सारी प्रॉब्लम का हम करेंगे द एंड। आज एक ही मतलब वीडियो में, पूरे एक दृष्टि में हम देख लेंगे कि हाँ, सब आपको क्लियर हो जाएगा, हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। कौन सा युग कब तक चला, उस युग के कवि कौन थे, उस युग की रचनाएं कौन थी। तो यहाँ से आपको मतलब एमसीक्यू वाली सारी प्रॉब्लम तो सॉल्व होने वाली पक्की है यहाँ से। तो प्लीज क्लास को अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप बोर्ड्स में आपको हेल्प तो मिलेगी ही, मिल रही है। और ऐसे ही आप लोग का सपोर्ट थोड़ा सा बढ़ाइए। ऐसे सपोर्ट रहा तो आपको बहुत अच्छे अच्छे क्लास मिलेंगे कि आप बोर्ड्स में जाके एक अच्छा स्कोर कर सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि कितने युग हैं, कितने काल हैं और उनका समय कब से कब तक चला है। तो बात करें तो 4 काल आए, 4 काल बोले या 4 युग है। सबसे पहला जो था वो आदिकाल था, जो उसके बाद था भक्ति काल, फिर रीति काल और फिर आधुनिक काल, जिसमें कि हम अभी भी चल रहे हैं। तो बात करें आदिकाल, तो आदिकाल को आपको याद रखना है कि ये 769 से 1343 चला। देखिए, यहाँ से 1343, 1643, फिर कुछ ऐसे मतलब एक बार आप देख लेंगे ना तो ये नंबर आपको कभी भूलेंगे नहीं। बस आप एक दो बार इसको रिवाइज कर दीजिए। और देखिए, एमसीक्यू में वहां पे लिखा तो होगा ही, अब ये तो है ना कि आपको लिखना है। तो अगर आप एक दो बार भी इसे रिवीजन किए रहेंगे तो आप सही आंसर लगा के आएंगे, ये 100% का गारंटी है। अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं जानते, तो फिर कैसे लगाएंगे। लेकिन ये सन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एक बार यहाँ से क्लास देखिए, फिर एक बार एग्जाम्स के टाइम रिवीजन कर लीजिए, आपका यहाँ से तो सवाल बिल्कुल भी गलत होने वाला नहीं है। बात करें तो आदिकाल 769 से 1343 ईस्वी तक चला। 769 से शुरू हुआ और 1343 से पे ये खत्म हो गया, आदिकाल का वहां एंड हो गया। अब जैसे ही आदिकाल का 1343 में एंड हुआ, वैसे ही 1343 से शुरू हो गया भक्ति काल। और ये कब तक चला, 1643 तक चला। देखिए, 1343, 1643, ये कुछ सेम नंबर भी आपको मिल रहे हैं। फिर उसके बाद 1643 में जैसे ही, यहाँ से आप तक लिख सकते हैं 1647 तक, और ये भी 1343 तक। अब ये जैसे ही 1343 में भक्ति काल का खत्म हुआ, वैसे ही शुरू हो गया रीति काल। तो रीति काल आपका चला 1643 से 1868 ईस्वी तक ये चला। अब 1868 से जो अब तक चल रहा है वो आधुनिक काल है, जिसमें हम और आप जीवन यापन कर रहे हैं, वो आधुनिक काल ही है। और बाकी ये हमारे पूर्वज, दादा दादी, उनके भी दादा दादी सब अपना ये लोग इस जीवन में जी रहे होंगे। दादा दादी को तो क्या ही बताया, मतलब कई सारे पुश्तें जो होंगी वो मतलब आदिकाल भक्ति काल अपना रही होंगी। तो अब हमारे पूर्वजों को तो कोई जानता नहीं कि हाँ मतलब कितने हैं, कौन कब था। लेकिन जिन लोगों ने अपनी पहचान बनाई है, जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, जिनको हम पढ़ते हैं, और उन्हीं से ये सारा डिसाइड वितरण किया गया कि ये इस युग के थे, ये उस युग के, क्योंकि उस युग को वो बेहतर बनाए,
और उनके नाम से ही उस युग को जाना गया। तो ये कुछ तो किए थे, ऐसे अपनी छाप छोड़ गए हैं। मर गए तो ये कब के, मतलब इनका निधन इन लोगों का तो कब का हुआ, लेकिन आज भी ये अमर है। हम और आपके जुबानों पे हम पढ़ते हैं इनके बारे में। तो वैसे ही एक अच्छा कार्य करिए, फिर नाम तो होगा ही। तो आपको भी अपनी एक पहचान बना के छोड़नी है। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि काल कौन सा, कौन कब तक चला। अब बात आती है कि आदिकाल के कवि कौन थे। कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है या अति लघु में पूछ दिया जाता है कि आदिकाल के 2 कवियों के नाम लिखिए, आदिकाल की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। अगर 2 पूछता है तो आपको 2 नंबर तो यहाँ से मिलेगा ही। तो आदिकाल के कौन कौन से कवि थे? चंद्रबरदाई, नरपति नल्लाह तथा अमीर खुसरो। ये हैं आपके पास 2 ही, 3 मिल गए। और मैक्सिमम 2 से तो अधिक कभी पूछा नहीं जाता है, 2 ही पूछा जाता है। तो आपको बहुत सारे हैं, गिने कितना ही लोग हैं, तो आपको सबको तो उतना याद नहीं करना है भाई, कैपेसिटी के अनुसार ही तो याद करेंगे। अब ये सब दे दिए जाए तो हम कैसे पढ़ेंगे? तो हमें जितना पढ़ना है वही है ना तरीका, कि अब स्मार्ट स्टडी ही आपको करनी है। तो यहाँ से आप 3 नाम याद रख लीजिए, चंद्रबरदाई, नरपति नल्लाह तथा अमीर खुसरो। ये किस काल के थे? आदिकाल के थे। सबसे पहले कुछ ट्रिक्स बना लीजिए, जैसे CNA आदि आए, आदि में आए। सी से चंद्रबरदाई, एन से नरपति नल्लाह और ए से अमीर खुसरो भी याद सकते हैं। वैसे CN आदि में आए, ये भी याद रख सकते हैं, CN आदि में आए या CM आदि में आए। तो कुछ ऐसे वर्ड मतलब ट्रिक्स आप ऐसे फॉलो करेंगे कि ताकि आपको यहाँ से ये सारी चीजें याद होती चली जाए। अब यहाँ से चंद्रबरदाई, इनकी जो रचना थी वो थी पृथ्वीराज रासो। अब आपको जब रचनाएं देंगी तो आप देख सकते हैं पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो और हमीर रासो। ये इस आदिकाल की रचनाएं हो गई। 3 रचनाएं, 3 राइटर के नाम, और आपको 2 ही पूछा जाएगा। तो एक एक्स्ट्रा याद रख ली भाई, एक भूल गया, हाँ एक नहीं याद आ रहा है, तो मैंने 2 ही याद किया था, तब तो वहां पे प्रॉब्लम हो ही जाएगी। तो आप एक एक्स्ट्रा याद करके चलिए कि एक भूल भी जाए तो कम से कम 2 तो याद रहेगा। तो आप 1-2 बार इसे रिवीजन करेंगे तो याद तो श्योर हो जाएगा। तो आदिकाल यहीं पे आपका, इतने में आदिकाल खत्म। आदिकाल से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आदिकाल का समय क्या था, मतलब कब से शुरू हुआ कब तक चला, उसके कवि कौन थे और उसकी रचनाएं कौन थी। तो आदिकाल तो आपका यहाँ से खत्म हो गया, मतलब ये क्लियर आउट। अब हम चलते हैं भक्ति काल पे। तो भक्ति काल हमने देखा कि 1343 से 1643 तक चला। अब भक्ति काल में 2 शाखा बनी गई, एक थी निर्गुण भक्ति शाखा, दूसरी थी सगुण भक्ति शाखा। अब इसमें निर्गुण भक्ति शाखा को भी 2 भागों में बांटा गया, ज्ञान मार्गी तथा प्रेम मार्गी। और सगुण भक्ति को भी बांटा गया राम भक्ति तथा कृष्ण भक्ति में। तो निर्गुण भक्ति शाखा में आपके पास आ गया ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। अब पूछा जाता है कि ज्ञान मार्गी के कवि के नाम बताइए। तो कबीरदास का नाम तो सभी ने सुना होगा, उनके दोहे भी पढ़े होंगे। तो कबीरदास इतने प्रसिद्ध है तो बहुत सारे चांसेस रहते हैं, बोर्ड में नहीं, अगर आप बहुत सारे समय देखते हैं पुलिस की जो भर्तियां आती हैं उसमें भी हिंदी से रिलेटेड यही सारे हिंदी साहित्य के बारे में पूछता है कि कौन किसकी रचनाएं क्या है। तो आप एक बार पढ़ लीजिए कि ताकि अगर आपको आगे भी हेल्प हो सके। तो ये एक बार पढ़े रहेंगे ना तो बस जरूर आपके माइंड में रहता है, जब उसे 1-2 साल जब भी आप देखेंगे ना, हाँ ये तो मैंने पढ़ा था, तो वो कुछ जल्दी याद हो जाता है, मेमोरी बन जाती है उसकी। तो ज्ञान मार्गी के जो कवि थे सुंदरदास और कबीरदास, 2 कवि हैं इनके, 2 ही हम याद करके चलेंगे तभी सुंदरदास हैं और कबीरदास। अब सुंदरदास से सूरदास मत बना लीजिएगा, सुंदरदास और सूरदास बहुत अलग है। जो सुंदरदास है वो ज्ञान मार्गी के कवि है और वो कबीरदास है। तो कबीरदास की रचनाएं में कबीर दोहावली है, और उसके बाद यहाँ पे रचनाएं याद रख सकते हैं बीजक तथा ज्ञान बोध। ये कौन सी है रचनाएं हो गई। तो भक्ति काल के ज्ञान मार्गी मतलब निर्गुण भक्ति शाखा के, सबसे पहले हम निर्गुण भक्ति शाखा देख रहे हैं, और उसमें भी हम जो पहला देख रहे हैं, पहले देखिए A B में बटा, फिर ये रोमन अंक 1 और 2 में। तो ए था वो 2 भागों में, ज्ञान मार्गी प्रेम मार्गी। तो ज्ञान मार्गी में कबीरदास है। कबीरदास के दोहे आप ऐसे पढ़ते हैं, बहुत हमें इंस्पायर्स करते हैं, मतलब बहुत सारी उस छोटे से लाइन में इन्होंने ज्ञान को प्रदर्शित किया है, बहुत सारी चीजें लिखी हैं।
तो आ गई कबीरदास में। फिर रचना भी है इनकी, कबीर दोहावली लिख सकते हैं, बीजक लिख सकते हैं, ज्ञान बोध लिख सकते हैं। ज्ञान मार्गी में ज्ञान बोध हो गया एक रचना। अब प्रेम मार्गी आता है, तो प्रेम मार्गी में क्या था कि मतलब उस समय कुछ ऐसे मतलब राजा या थे, राजतंत्र चलता था, तो राजाओं में ऐसे होता था ना, राजकुमारी तथा राजकुमार में प्रेम होता था। तो बहुत मतलब वो इतने मतलब हिस्ट्री टाइप थे ना, अभी मूवी आप लोग देखते हैं जैसे पद्मावत, वही आ जाएगी इसमें। तो उनका जो प्रेम था वो बहुत ही ऐतिहासिक, मतलब बहुत ही मॉरल शिक्षा, मतलब सच्चा ही होता था, आजकल की तरह नहीं होता था। तो ऐतिहासिक था, इसीलिए उसमें उनकी जो लिखे, उनकी प्रेम कहानी को जो लिखता था तो वो कवि माना जाएगा। तो उस समय के जो कवि थे वो प्रेम मार्गी में थे। और जौन कौन कौन से थे? जायसी, कुतुबन तथा मंझन, तीन। ये तो नाम याद रखिए, जायसी, कुतुबन तथा मंझन। ये कुछ नाम ही आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं कि प्रेम टाइप, मतलब प्रेमिका या प्रेमी टाइप। और इनकी जो रचना है, पद्मावत तो मूवी है, तो पद्मावत तो आपको याद रहेगी, पद्मावत प्रेम से है तो वो पी से पद्मावत और पी से ये प्रेम मार्गी में, वो भी किसमें है? सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति शाखा में। और फिर उसके बाद आखिरी कलाम, ये भी इसकी रचना है। भक्ति काल के निर्गुण भक्ति शाखा के प्रेम मार्गी की जो रचना है वो है पद्मावत तथा आखिरी कलाम। दो याद रख सकते हैं, वैसे तो बहुत सारी रचना है इसमें। वो भी है, मृगावती भी है, यहाँ से आप मृगावती भी याद रख सकते हैं। पद्मावत, मृगावती, ऐसे वर्ड आ जाए तो याद रखिएगा वो किसके हैं? प्रेम मार्गी के हैं। अब हमारे पास निर्गुण भक्ति शाखा का तो क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं सगुण भक्ति शाखा। अब सगुण भक्ति शाखा को एक रामाश्रय में बांटा गया और दूसरा कृष्णाश्रय में, जिसमें राम जी के चरित्र के बारे में वर्णन किया गया, राम जी के जीवन के बारे में वर्णन किया गया। जिस कवि ने किया उस कवि को कहा गया कि वो रामाश्रय में है। और जो कृष्णा जी के चरित्र के चित्रण, उनके सारी चीजों को डिफाइन किया, मतलब उनको बताया, जिस कवि ने लिखा उनके बारे में उसे कह दिया कि ये कृष्णाश्रय थे। तो रामाश्रय में आते हैं तुलसीदास। ये तो आपको याद ही होगा कि तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस लिखा था अपनी अवधी भाषा में। फिर उसके बाद नाभादास हैं, ये भी हैं रामाश्रय के, मतलब रामाश्रय भक्ति शाखा के, सगुण भक्ति शाखा के रामाश्रय भाग में आते हैं दो कवि, तुलसीदास तथा नाभादास। दास याद रखते थे, तुलसीदास तथा नाभादास। इसमें रचना भी याद रखते हैं कि श्री रामचरितमानस, ये तो भूलेगा नहीं। और एक ध्यान मंजरी भी है, ध्यान मंजरी भी है। फिर उसके बाद कृष्णाश्रय में, तो कृष्णाश्रय में कृष्ण और मीरा, इनके बारे में तो आप सुने होंगे। तो जो मीराबाई थी वो भी कृष्णाश्रय थी, तो मीराबाई हो गई। और रस खान, आप रस खान की जो भी पढ़ेंगे पंक्तियां तो उसमें कृष्ण जी का वर्णन होता है। मुझे न कृष्ण जैसे एक है, धूरी भरे अति शोभत श्यामू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे आंगन, पग पैजनी बाजत पीरी कचोती, वा छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी। तो ये सारी जो है ना, देखिए इसमें भी रस खान जी का नाम आ गया। और ये किसकी वर्णन कर रहे हैं? ये कृष्णा जी का ही वर्णन कर रहे हैं। कृष्णा जी जब छोटे थे बचपन में, तो मतलब वो उनकी चोटी, उनके बाल, उनके चलना, पाँव में करधनी, सब चीजों को ये वर्णन कर रहे हैं, उनकी सुंदरता का। तो रस खान भी कृष्णा जी का ही वर्णन करते थे और मीराबाई तो कृष्ण प्रेमी थी ही। तो इनके रस खान की जो है सुरसागर है और मीराबाई की मीरा पदावली है। तो दो लेखक हो गए, सूरदास तथा मीराबाई, और दो रचनाएं हो गई, सुरसागर तथा मीरा पदावली। अब आपके पास भक्ति काल का सारी चीजें क्लियर, दो काल हमने क्लियर कर लिया, आदिकाल तथा भक्ति काल। अब आ जाइए रीति काल पे। तो रीति काल कब से कब शुरू हुआ? भक्ति काल 1643 में खत्म, और जैसे ही खत्म वैसे ही आगे जो कौन सा काल आ गया? रीति काल। और रीति काल कब तक चला? 1868 तक। तो ये हो गया आपके पास सन की काम डाउन। अब देखिए रीति काल को भी तीन भागों में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीति मुक्त तथा रीति सिक्त। तो इसमें कभी आपसे बहुत ऐसे, देखिए कभी तो ऐसे पूछ देगा कि बस रीति काल के कवियों के नाम बताइए, तो आप इसमें से जो भी चिंतामणि, केशव, घनानंद बिहारी कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन जब ऐसा पूछा जाए कि रीति काल के रीति मुक्त बताइए, रीति बद्ध बताइए, रीति सिद्ध बताइए, तब आपको वहां पे याद करना होगा कि जो रीतिबद्ध कवि हैं वो दो हैं, चिंतामणि, केशव तथा भूषण। मतलब कई सारे, चिंतामणि हो गए, केशव हो गए, भूषण हो गए, ये किसमें आते हैं? रीतिबद्ध कवि आते हैं। और जो रीति मुक्त हैं वो घनानंद और बोधा ठाकुर,
घनानंद तथा बोधा ठाकुर ये रीतिबद्ध है। और उस रीति मुक्त है। रीतिबद्ध चिंतामणि केशव तथा भूषण है, और रीति मुक्त जो है घनानंद तथा कौन है, बोधा है। और रीति शब्द में याद रख सकते हैं हमारे एक जो कवि हैं बिहारी, और इनकी इसमें रचना आ जाती है बिहारी सतसई, बिहारी सतसई इनकी रचना आ गई। इसमें देखिए और भी अब इसमें रचनाएं पाई जाती हैं। अगर हम देखें तो चिंतामणि केशव भूषण, यहाँ से कवि प्रिया, ये सब कई हैं। बिहारी शब्द से तो बोले दो, आप पूछ सकता है कि ऋतिकाल के, देखिए ऋतिकाल में रचनाओं के बारे में नहीं पूछा, रचनाओं में आपको पूछेगा कि ऋतिकाल की 2 रचना लिखी, तो आप लिख सकते हैं कवि प्रिया, बिहारी शब्द से, ऐसे इतना याद रख लेंगे तब भी। और ये नाम आपको जो यहाँ से मेन पूछा जाता है कि कवि के कौन रीतिबद्ध थे, कौन रीति मुक्त थे, कौन रीति सिद्ध थे। तो रीति सिद्ध बिहारी ही जी थे, और रीतिबद्ध चिंतामणि केशव तथा भूषण थे, और रीति मुक्त घनानंद तथा बोधा ठाकुर थे। अब आपके पास आता है आदिकाल, जिस काल में हम अभी चल रहे हैं। आदिकाल को भी बांटा गया 4 भागों में। आदिकाल चल रहा है 1868 तक अभी भी। तो आदिकाल को सबसे पहले भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावादी युग, फिर छायावादोत्तरी काल। तो सबसे पहले भारतेंदु युग आता है, तो इसमें भी समय देखा जाता है कि जैसे ही 1868 से आधुनिक काल शुरू हुआ है, तो अब इसमें जब हम इसके अंतर्गत आ जाते हैं तो भारतेंदु युग जो चलता है 1868 से 1900 ईस्वी तक जो चलता है वो भारतेंदु युग है। और भारतेंदु युग से भारतेंदु युग के कवि हरिश्चंद्र भारतेंदु थे और श्रीधर पाठक थे। इनकी मतलब ये कवि हो गए। इसमें आपको कवि ही याद रखना है। अब देखिए ये सारे कवि के आप जीवन परिचय भी पढ़ेंगे, तो वहां पर उनकी रचनाएं हम देख लेंगे अलग से, क्योंकि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं, तो इनकी रचनाएं जो है हमें अलग से देखनी पड़ेंगी, क्योंकि इनकी रचनाएं कई हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक तो था ये फिक्स है, इतना आप तैयार कर लेंगे तो इससे जो क्वेश्चन आता है वो आप कर लेंगे। लेकिन आधुनिक काल चलता है वो 4 भागों में बटा हुआ है। 4 भागों में बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं। एक लेखक ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। तो इसमें आपसे पूछा जाता है कि भारतेंदु युग के 2 कवियों के नाम बताइए, या नीचे आपको 4-5 कवि के नाम 4 कवि के नाम दे देगा और पूछा जाएगा इसमें से भारतेंदु युग के कवि कौन है। तो आप याद रख लीजिए भारतेंदु हरिश्चंद्र और श्रीधर पाठक कौन है, भारतेंदु युग के कवि हैं। अब प्रेम घन भी है, एक प्रेम घन लिख सकते हैं। अब देखिए उसके बाद द्विवेदी युग के कवि कौन है, तो द्विवेदी युग के कवि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को आप HMD भी याद सकते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। और फिर हरिओद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जिसका चैप्टर भी आप पढ़ेंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। फिर उसके बाद ये द्विवेदी युग खत्म हुआ। द्विवेदी युग कब से कब चला था, 1900 से 1922 तक चला द्विवेदी युग। काल याद रखना जरूर है, क्योंकि इसमें काल पे क्वेश्चन पूछता है। फिर छायावादी युग है जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार ये पूछा गया कि छायावादी युग के कवि कौन हैं, छायावादी के 2 कवियों के नाम लिखिए। तो और छायावादी कब से कब चला, तो हमें पता है कि द्विवेदी युग खत्म हुआ था 1922 में, वो शुरू 1900 से हुआ, 1922 में खत्म हुआ। तो 1922 से स्टार्ट हो गया हमारा छायावादी युग, और वो चला 1938 तक। और छायावादी युग के कवि हैं हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मैथिली सरल गुप्त, MSG शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं आप। मैथिली सरल गुप्त भी जो है वो छायावादी युग के ही कवि हैं। अब हम आ जाते हैं छायावादोत्तर काल। अब छायावादोत्तर काल जो है वो 1938 से अब तक चल रहा है। यानी 1938 से जो काल में हम अब हैं, जैसे वैसे तो आधुनिक काल बात करें, अब आधुनिक काल के अंतर्गत हम किस में आते हैं, छायावादोत्तर युग में आते हैं। और ये चल रहा है 1938 से अब तक। इसमें भी बांटा गया प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद। तो प्रगतिवाद के जो कवि हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। आप याद रख सकते हैं, एक ही रामधारी सिंह की
रचनाएं बहुत है, इन्होंने बहुत सारी उर्वशी, बहुत सारी रचनाएं की थी ना इन्होंने। और फिर उसके बाद है प्रयोगवाद। प्रगतिवाद खत्म हुआ, अब हम जो किसमें है, प्रयोगवाद में जो बांटा गया है, प्रयोगवाद में अज्ञेय आ जाते हैं और धर्मवीर भारती आ जाते हैं। महत्वपूर्ण लेखकों के नाम हमने लिखा है जिनके चांसेस होते हैं पूछने के लिए। देखिए अज्ञेय की बहुत सारी रचनाएं होती हैं, कितनी नाव में कितनी बार। फिर उसके बाद धर्मवीर भारती की भी है, ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती की। तो ये सारे चैप्टर भी हैं। तो इतना अगर आप इस तैयार कर लेते हैं तो आपके हिंदी साहित्य से क्वेश्चन तो छूटेंगे नहीं। और बाकी आप इनकी रचनाएं के लिए भी, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़, अगर आपको रचनाएं के लिए कुछ ट्रिक्स चाहिए कि हाँ हम इन लेखक का रचनाएं अच्छे से तैयार कर लें, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हम रचना पे भी एक वीडियो बना देंगे कि ताकि आपकी जो रचनाएं भी हैं वो रिवीजन हो जाए और आपके जो 10 नंबर MCQ वाले आते हैं वो क्लियर हो जाए। क्योंकि देखिए उसमें बस टिक लगाना होता है, अगर वहाँ पे आप सही लगाते हैं तो कोई भी राइटिंग वाइटिंग पे नहीं, आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे वहाँ से। तो 10 नंबर आपको इधर उधर खोना नहीं है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और बाकी हम रचनाओं में देख लेंगे कि रचनाएं कौन सी हैं, किसकी क्या रचना है। जैसे जयशंकर प्रसाद की बहुत सारी कितनी रचनाएं, इंद्रावती, तितली, आंधी, चंद्रगुप्त, ये सारी किसकी आ जाती हैं, जयशंकर प्रसाद की आ जाती हैं। उसमें भी मतलब ये होता है कि कौन निबंध है कौन ये है, तो वो सारे भी एक वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे कि हम कैसे देखेंगे कौन सा निबंध है कौन सी कहानी है। देखिए कहानी क्या होती है, एक पूरा पार्ट होता है कहानी, और जैसे निबंध होता है वो एक विशेष चीज पे लिखा जाता है, एक अंक होता है। और वैसे ही एकांकी भी की जाती है, नाटक भी होता है एक अंश, और एकांकी पूरा भाग होता है। एकांकी के एक भाग को अगर हम डिवाइड करें तो वो नाटक कहलाता है, कि एक अंश को मतलब चित्रण किया जाए उसका तो वो नाटक कहलाता है। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी रचनाएं देख लेंगे कि कौन किसकी रचनाएं हैं, कौन क्या है, ताकि आपके इसमें बोर्ड में नंबर कम ना हो। बोर्ड के साथ साथ अगर आप जैसे ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एग्जाम देंगे, जैसे सिविल सर्विसेज में ये पुलिस की जो भर्तियां आती हैं, बाकी जो भी है आप आर्मी, ये जो भी 12 के बाद होता है ना कि आप किसी फील्ड में जाए, क्योंकि 12 के बाद आप बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, भर सकते हैं, तो वहाँ भी इन चीज़ों से आपकी हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज़ पढ़ाई को केवल ये नहीं कि मुझे यहीं पे ये काम करे या आगे नहीं काम करेगी, शिक्षा एक ऐसे कि आपको आगे आगे बढ़ाती चली जाएगी। और यही सारी चीज़ें 12 तक आप जो चीज़ें पढ़े हैं ना वही आगे पढ़ना होता है, कुछ और अलग से नहीं आता, बस इसको विस्तार से पढ़ते चला जाना है। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िए कि ताकि आप एक बार इनसे रिलेट हो जाएं, आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और एक कमेंट्स जरूर छोड़िएगा कि आपको कैसे क्लास लगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू और ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड वर्क हार्ड।